A wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत आपके अपने ही बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दोस्तों, नवरात्रि का समय है। वैसे तो माँ के हर रूप की अगर बात करें तो माँ का हर रूप निराला है, लेकिन आज नवरात्रा के तीसरे स्वरूप की अगर बात करते हैं तो आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। हमारे सभी दर्शकों को मैं स्मिता गुप्ता नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। हर भक्त माँ दुर्गा की आराधना में लिप्त है। इसके साथ ही साथ अगर इस भक्तिमय माहौल में इस खूबसूरत सुबह को, इस सकारात्मक सुबह को और भी खूबसूरत बनाते हैं बिहार बिहान के साथ। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं हमारा विचार एक बीज की तरह होता है। हमारा विचार वही है, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। और जैसे ही कर्म है इस विचार के फूल हैं, और इस कर्म के अपने फूलों पर जो फल लगते हैं उन्हीं का नाम सुख और दुख है। उसके अलावा अगर हम इस दुनिया में आपके विचार जिस तरह के होते हैं, आपकी बाहरी दुनिया के भी उन विचारों को साफ साफ प्रस्तुत करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचार को, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, और केवल खुद के लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास हमसे जुड़े लोगों के बारे में भी सोचें, उनकी अच्छाई, उनकी तरक्की के बारे में भी कार्यरत रहें। जी हाँ, अगर विचार की बात करें तो बिहार बिहान का पहला सेगमेंट होता है अनमोल वचन। देखते क्या खास है आज के हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। जी हाँ, और वैसे ही कुछ एक खास व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर आनंद मोहन झा। जी हाँ, वह एक समाज सेवी हैं, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। विगत 25 वर्षों से सामाजिक कार्यों के लिए अग्रसर रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, तथा यूके सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हमारे बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर आनंद मोहन झा का स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम बिहार बिहार में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आनंद मोहन जी, आपने विगत 25 वर्षों से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। इस कार्य की शुरुआत, अगर इसकी बात की जाए कि इस कार्य की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, और आपके लिए प्रेरणा स्रोत कौन बने, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा जन्म 28 अप्रैल 1969 को हुआ। मेरा जन्म तो पटना साहब में हुआ है। मैं ऐसा बिहार का पहला परिवार हूँ जहाँ मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे ग्रैंडफादर भी स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या बात है। जब महात्मा गांधी ने आज़ादी की बिगुल फूकी थी, उसी क्रम में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विद्वान थे, पूरे भारत के विदेश में जाने माने, जब वैशाली पहुंचे तो मेरी मुलाकात उनके ग्रैंडफादर से हुई। वो मिलने मेरे ग्रैंडफादर से घर पे आए और चर्चा किया कि देश आज़ाद होगा तो हो सकता है कि सभी लोग को जेल जाना पड़े। तो मेरे ग्रैंडफादर का नाम पंडित जनार्दन झा, वैशाली के पहले फ्रीडम फाइटर, जेल जाने वाले पहले फ्रीडम देश आज़ादी के लिए। आप जब कभी हाजीपुर जाएंगे तो हाजीपुर के सामने गांधी आश्रम है, तो गांधी जी को लाने वाले मेरे ग्रैंडफादर ही हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि झा जी, अगर देश आज़ाद होगा जेल जाना पड़ेगा तो आप तैयार हैं? तो मेरे ग्रैंडफादर ने बोला तैयार है। ऐसा नहीं कुछ कि हम ये सोचना गांधी जी को दें, कोई कमेटी बैठेगी तो बात हाँ ना में ना हो जाए। हमारे ग्रैंडफादर शिक्षक थे एक स्कूल में। मेरे ग्रैंडफादर ने दादी को बोला कि राजेंद्र बाबू आए लथिन चाय बनाने के लिए बोली, और जब तक मैं स्कूल गया और रिजाइन दे दिया। राजेंद्र बाबू की आँख में पानी भी आ गया कि पहला स्वतंत्रता सेनानी ऐसा दिखाई पड़ता है बच्चे की आक्रोश है सरकार के खिलाफ जी। तो राजेंद्र बाबू रह के देखा उन्होंने, फिर कहे कि बहुत अच्छी बात है,
जब दिल्ली पहुंचे तो महात्मा गांधी को सूचना मिली कि वैशाली से पंडित जनार्दन झा का एक नाम का व्यक्ति है जो अभी से तैयार है आज़ादी के बुगुल फेंकने के लिए संपूर्ण बिहार के लिए। तो महात्मा गांधी उसमें विविध भारती हुआ करता था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि यदि भारत आज़ाद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि को काट दिया उन्होंने कि भारत आज़ाद होगा तो पंडित जनार्दन झा का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, वो उनका पोता हो। उनकी एक दादाजी की एक बात थी कि किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए इंसान को, पार्टी में जाने से सेवा नहीं हो सकता, शासन में सत्ता का भोग होता है स्वतंत्र रूप से। तो ग्रैंडफादर किसी पार्टी में नहीं गए। फिर काफ़ी साल के बाद विनोबा भावे, जिसको बोलते हैं आचार्य विनोबा भावे, जो भू आंदोलन के जनक रहे, जो वो दोबारा जब हमारे एरिया बिहार में भ्रमण किए तो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जब आए विनोबा भावे, तो मेरे पिताजी 2 भाई थे। तो ग्रैंडफादर से बोले कि आपको कितने बेटे हैं? तो उन्होंने कहा 2। तो विनोबा भावे का कथन है कि मुझे 1 दे दो। आपको 2 बेटा है तो 1 दे दो। और कहने में 1 मिनट भी मेरे ग्रैंडफादर ने देरी नहीं लगाया कि आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक जाएगा तो आप ले जाइए। तो मेरे फादर तैयार हो गए जाने के लिए। विनोबा जी का आश्रम है नागपुर में, वर्धा आश्रम है जो पूरे वर्ल्ड को देखता है वहाँ से। वहीं चालू हुआ है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन भी मानना है। कोई ऐसा लोग नहीं है भारत के राज्य में, चाहे राष्ट्रपति हो, इंदिरा गांधी हो, वल्लभ भाई पटेल हो, नेहरू हो, सब उनसे मिलने पहुँचते थे। मेरे बाबूजी का कहना था कि ये एक सेवा ऐसा है जिसमें कि सत्ता गौण हो जाती है, सत्ता अगर है तो सेवा गौण हो जाती है। तो इसके लिए आपको पार्टी में नहीं जाना चाहिए जी। सत्ता से हटके सेवा हो तो उसका मजा आनंद आता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गुण है बाबूजी दादाजी का ही, तो कुछ करने के समाज में। हमने भी कहा कि नहीं, पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पटना साहब गुरुद्वारा के बगल में हैं और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, बहुत पावन भूमि है। सिख पंथ के पहले गुरु नानक हुए, जिन्होंने लंगर प्रथा चलाई, जो आज पूरे विश्व में आप लंगर प्रथा देख रहे हो, सिख पंथ के पहले गुरु नानक जी का है। 10वें गुरु का है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं, है ना। तो उन्होंने एक सब कुछ किया है। अपने गुरु गोविंद सिंह ने अपने गुरु ग्रंथ साहब में हर धर्म के लोग को चला है लेकर के, कोई सा जाति विशेष नहीं जिनको उन्होंने नहीं जोड़ा। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारा एक ही उद्देश्य है, हम अपने जिस सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, कि इंसान गोरा हो या काला, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हिंदी बोले या कोई अन्य भाषा, सभी केवल इंसान है। हमारा ये मानना है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसलिए हम उस पैटर्न पे जीते हैं। और लगता है कि इस जन्म में अगर आप कुछ जो जिंदगी ऊपर वाले ने दिया है तो कुछ कर गुजरना चाहिए, कुछ हो जाए सेवा हमारे लिए, तो यही बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल। यही जिंदगी आपके अंदर वो शुरुआत से ही निहित है, जिसको कहीं ना कहीं आपने आगे बढ़ाया है। 25 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जब इसकी शुरुआत की थी तो किस प्रकार इसकी शुरुआत की, और अकेले आपने यह किया या परिवार के अन्य सदस्यों का भी साथ मिला? स्टार्टिंग आदमी काम तो खुद अकेले ही करता है जी। जो इंसान को, महिला हो या पुरुष हो, जो आदमी इंसान को जो अच्छा लगता है वही करना ही चाहिए। बिल्कुल। देखते थे कि मेरे पिताजी जो भी घर पे आए, शादी के लिए, लड़की की शादी है, कुछ समाज में कुछ अच्छा कार्य करना है, बहुत गौर से मेरे पिताजी उन लोग की बात सुनते थे और कोशिश करते थे कि कहते थे उन लोगों की कोशिश करेंगे कि आपका काम हम कर दें। तो ये असर उनके बाबा से मिली। मेरे बाबा जब यहाँ के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे तो वैशाली से कोई भी गरीब आदमी को कोई नौकरी चाहिए था, सीधा मुख्यमंत्री को पत्र लिखते थे कि ये नहीं लिखते मुख्यमंत्री जी, प्रिय जगन्नाथ शुभ आशीर्वाद, उनका डायलॉग था, प्रिय जगन्नाथ शुभ आशीर्वाद, मेरे पत्रवाहक जा रहे हैं, आप ज़रा ध्यान रखेंगे। ये मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि झा साहब ने एक लेटर लिखा जी। तो ये गरिमा बना के ग्रैंडफादर ने रखा था। तो कोई ऐसा मंत्री नहीं जो हमारे यहाँ नहीं आया हो। तो एक समाज में थी, जब 15 अगस्त 1972 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उन्हें मालूम चला कि वैशाली का पहला स्वतंत्रता सेनानी जो आज़ादी से पहले ही तैयार हो गया था, कितने बड़े उनकी सोच होगी।
तो 88 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी ने कॉल करके जगन्नाथ मिश्रा को बोला कि पंडित जनार्दन झा को आप अपने साथ में लेके आइएगा। पहली बार इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी 1972 को, और लाल किला पे तामपत्र दे के मेरे ग्रैंडफादर को अवार्ड दिया उन्होंने। क्या बात है। उस समय तामपत्र ही अवार्ड हुआ था। जी। तो मेरे ग्रैंडफादर को अवार्ड मिला, मेरे बाबूजी को अवार्ड मिला। 6 महीना तक जेल में रहने के बाद भी ग्रैंडफादर का ये था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। अंग्रेजों ने, मुझे याद है बाबूजी बोलते थे कि बाएं हाथ से तोड़ दिया गया था मेरे ग्रैंडफादर का जेल में ही। तो मेरे बाबा वैद्य भी थे, तो होम्योपैथिक इलाज करके खुद ही जेल में मतलब ठीक हुए, लेकिन हार नहीं माना। 6 महीने तक जेल में ही रहे और 3 बार कारावास मिले, 3 बार जेल गए वो। और कहते रह गए कि गांधी विनोबा का वो है सपना है, भारत को आज़ाद कराना है, तो इसके लिए कुछ भी हो जाए हम तन मन धन से तैयार हैं। नौकरी छोड़ी, काम में लग गए। देश ने बोला कि आप इतने बड़े शिक्षक रहे हैं, इतने लोग को पढ़ाया है, कि यही गुरु का गुण होता है लोगों को पढ़ाना। ऊपर वाला ने मुझे कुछ दिया है ज्ञान, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सोच मुझे लगता है बाबूजी दादाजी का ही मेरा पास कुछ अभी है, जो कोशिश ये करते हैं कि आज के महिला पुरुष में, युवाओं में देखते हैं कि आगे बढ़ी की होड़ लगी है जी। दहेज प्रथा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, डिवोर्स की संख्या काफी बढ़ रही है जी। मैं एक समाज सेवी होने के नाते हिंदुस्तान भ्रमण किया है और कई जगह देश विदेश में भी इंटरनेशनल अवार्ड मुझे थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने दिया। और हमारे गुरु रहे CBI डायरेक्टर जोगिंदर सिंह, उन्होंने IFS से मुझे रिकमेंड किया था, इसलिए मैं विदेश गया। तो विदेश में अवार्ड मुझे मिला। फिर वहाँ से मैं वियतनाम, बर्मा, कई कंट्री गए। तो हम ये देखा उन लोग में भी सोच ये रही कि देश और वतन के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। जोगिंदर सिंह CBI डायरेक्टर जोगिंदर सिंह कहते थे कि यारो वतन का जिस दिन तुम्हें ख्याल होगा, यारो वतन का जिस दिन तुम्हें ख्याल होगा, फिर देखना वतन तुम्हारा माल माल होगा। क्या बात है। ये जोगिंदर सिंह का कहना था। तो हम समझते हैं कि उस समय के राजनीतिक सोच था समाज के लिए, देश के लिए, वतन के लिए, कि इंसान अपनी जिंदगी में 2 कर्ज चुका नहीं सकता, एक माँ के दूध का कर्ज, एक वतन का कर्ज। इसलिए हमारा मानना है कि कुछ जो जिंदगी ऊपर वाले ने दिया है आपको, अपने समाज के लिए, अपने वतन के लिए पहले जीना चाहिए, फिर परिवार समाज तो है ही है। जी बिल्कुल। हम आज़ाद भारत में रहते हैं जी। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। लेकिन उस दौर, उस वक्त की अगर बात करें जब हमारा देश गुलाम था, और क्योंकि आपके परिवार ने बहुत करीब से उन सारी चीज़ों को देखा है, झेला है, उनकी जो मनस्थिति होगी, उनकी जो स्थिति होगी, उसको शायद हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और उन सभी के संघर्षों और उन सभी की जद्दोजहद के बाद हमें जो ये खुशी के पल अपने देश में मिले हैं, उनके लिए हम सभी वैसे शहीदों को और सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बहुत बहुत आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। आनंद जी, आप समाज में कई ऐसी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि आपने दहेज प्रथा के बारे में बात की, तलाक की संख्या बढ़ रही है, कई शिक्षा के भी कई ऐसे क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा अब तक नहीं पहुँच पाया है, कई ऐसे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। इसमें विशेष कर अगर बात की जाए कि किस क्षेत्र में आपने विशेषतर कार्य किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम हिंदुस्तान भ्रमण कर रहे थे, 18 राज्य के मेरे भ्रमण थे जी, मानवाधिकार संघ की ओर से, हमने देखा कि 60 साल के ऊपर के महिला पुरुष को काफ़ी तकलीफ है घर में। बिल्कुल। अब जनरेशन जो है अपने दादा दादी के पास बैठना नहीं चाहता, उनसे कुछ सीखना नहीं चाहता। जी। ये काफ़ी गैपिंग जो है ना, ये हम लोग को बांट रहा है लोगों में। बिल्कुल। जो संस्कार जो दादा दादी से मिलता है लोग को, वो लोग लेने को तैयार नहीं है, समय लोग के पास नहीं है। वो संस्कार यहाँ के माता पिता अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अगर वृद्धाश्रम, बूढ़े लोग अगर तकलीफ में रहेंगे तो बदुआ देंगे तो उस परिवार कभी खुश नहीं रहेगा। बिल्कुल। हमारा अपना मानना है कि मैं तो खुद ही अपने बूढ़ा होने से पहले चाहता हूं कि वृद्धाश्रम खुद ही ऐसा बनाऊं कि शायद ऐसा कोई भारत में ऐसा वृद्धाश्रम हो ही नहीं। लेकिन मैंने लाखों बूढ़े लोग से मिलके बहुत कुछ सीखा है और अक्सर हम अभी भी, मेरी चाहत है कि पहला काम वृद्धाश्रम ही बनाऊं और वहाँ पे आयुर्वेदिक सेंटर बनाओ, जो कि सिर्फ खाली खाना खिला के, हिंदुस्तान में बहुत सारे, पटना में भी आप देख लीजिए कि बहुत सा वृद्धाश्रम है, लेकिन लोग सरकार से फंड लेते हैं और सिर्फ खाना खिलाते हैं।
मेरा वो मकसद ज़रूरतों नहीं की है। पूर्ति नहीं की जाती है, बिल्कुल। मेरा मकसद है कि जो भी बूढ़े लोग हों वो स्वस्थ रहें, पहले मानसिक स्वस्थ रहें, और साथ ही साथ हम कई भी ऐसे लड़के लड़कियों को देखते हैं, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जगह जाना होता है मुझे। हम खानकाह में जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, हर जगह गेस्ट बन के मैं जाता हूँ, और चारों धर्म के लोगों से मेरी बातें होती तो बहुत कुछ सीखने को मुझे मौका मिलता है। तो हम ये चाहते हैं चारों धर्म के लोग को, जो माँ बाप अपने बच्चों को न रख सके उसको हम अनाथ के बच्चे को हम रखें। हम ऐसे 50 स्टार्टिंग करने जा ही रहे हैं कि 50 वृद्धाश्रम के बूढ़े लोग को और 50 अनाथ के लड़कियों को रखें, जो कि दादा दादी को उसको प्यार मिल जाए, और आगे हम उसमें से जो अनाथ का बच्चा है उसमें से हम चुन सके कि ये आदमी, हर आदमी पढ़ नहीं सकता, नहीं, बिल्कुल सबकी एक अपनी क्वालिटी होती है। तो जितने हमसे अच्छे लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग, वो बता पाएंगे मुझे कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये शिक्षक बनेगा, ये कुछ और बनेगा। उसके क्वालिटी के आधार पर मुझे पढ़ाने में आगे बने, और हम अपनी संस्था की उससे स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं गुरुद्वारा से जुड़ा हुआ, मेरे एक सेंटर है गुरु नानक मिशनरी सेंटर, गुरु नानक की संस्था है ये। और 550 साल पहले गुरु नानक ने कहा था, आप राजगीर कभी जाइएगा तो 21 कुंड लगातार गर्म है जी। जहाँ गुरु नानक पहुँचे वहाँ के लोगों ने कहा कि हर जगह तो गर्म पानी आ रहा है, हम लोग खाना तो खा लेंगे, पानी कहाँ से पिएंगे। गुरु नानक 551 साल पहले जिस जगह को छुआ, आज भी वहाँ से ठंडा पानी ही निकलता है, अपोजिट में गर्म पानी निकलता है। तो हम उस गुरु को याद करते हैं, उसी पैटर्न पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे भी कुछ उस पैटर्न पे अच्छा काम हो जाए। तो राजगीर में मुझे कोशिश है कि राजगीर में वृद्धाश्रम और अस्पताल, ये कोरोना काल में हम जब सेवा कर रहे थे, काफ़ी लोग को लंगर खिलाया, काफ़ी लोग को अनाज वितरण किया मैंने, तो देखा कि कोई किसी को पूछता नहीं है। गरीब लोग को बहुत, हम लोग को पहला बार तो इतना धक्का मुझे लगा कि मुझे लगा कोरोना कहीं मुझे ना हो जाए, लेकिन ऊपर वाले ने बचा रखा है, इसलिए हम आपके सामने हैं। जी बिल्कुल। तो देखा पास से में कि पेट की आग बहुत बड़ी आग है, इससे बड़ा कोई आग ही नहीं है। अगर पेट के लिए लोग काम करते हैं, दाल रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारा मतलब है कि एक बाबूजी कहते हैं कि संतोषम परमम सुखम, संतोष जब नहीं है आपको तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास धन संपत्ति बेकार है। तो जो संपत्ति बचता है, तो मैं समझता हूँ कि समाज में लोग को अपने कमाई का 10% लोग को खर्च करना चाहिए, जिससे कि एक आत्मबल मिलता है, संतोष मिलता है, और लगता है कि ऊपर वाला है उसको ताकत देता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जी आनंद मोहन झा जी, आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई जिम्मेदारियां हैं। इन संस्थाओं की अगर बात करें, ये संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती है समाज के लिए? हम समाज के हर वर्ग को बुला करके, मेन जरिया मुझे अस्पताल के लिए होता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो पटना आते हैं, उनका इलाज अच्छा से नहीं हो पाता। मैं उन्हें अप्रोच करता हूं कि मेरे माध्यम से मैं अप्रोच करूं, उनको जगह मिल जाए, कोई तकलीफ ना हो। PMCH हो गया, NMCH हो गया, एम्स हो गया, कई अस्पताल, क्योंकि बहुत लोग डॉक्टर तो बन गए, जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। ये मुझे तकलीफ कहीं ना कहीं होता है कि जो इंसान का कम पैसे में खर्च हो सकता था, इंसान को लूटने का काम नहीं करना चाहिए। पहला बात तो ये है। कोरोना काल में मैंने देखा कि जब ऑक्सीजन 1 लाख रुपए में एक बिक रहा था, तो हम लोगों ने प्रण किया कि कोई गरीब आदमी हो जो 1000 भी नहीं दे सकता, 1 लाख कहाँ से देगा। जी बिल्कुल। तो मैं BIX सभागार के एक बैठक बनाई, और हम लोग ने निर्णय लिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑक्सीजन देंगे, और लगभग हजारों ऑक्सीजन सिलेंडर हमने 3 महीना तक बांटते रह गए, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। कंगन घाट में तख्तर मंदिर पटना साहब गुरुद्वारा की ओर से ये आयोजन किया गया, लगातार 3 महीने तक चला। सभी लोग से हम रिकॉर्डिंग कर लेते थे कि भाई बता देना कि 1 रुपया मैंने आपसे नहीं लिया, ऐसा ना कि बाद में बोल देना कि कुछ पैसा भी लिया गया। लोग बोलते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंसान को, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो अस्पताल, शिक्षा, अगर ये आपकी स्ट्रांग हो गई तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा की पहल सरकारी है, सरकारी में लोग पैसे लेते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते, बच्चों में संस्कार नहीं डाल पाते। और साथ ही साथ हमको लगता है कि लड़का हो या लड़की हो, बच्चे में इनको खेलने के लिए छूट देना चाहिए,
और खेल अगर आपका अच्छा हो, चाहे वो बैडमिंटन खेले लड़का लड़की या फुटबॉल खेले या कुछ और खेले, तो हम चाहते हैं खेल में के प्रति भी सरकार का रुझान उसकी ओर होना चाहिए, शिक्षक का होना चाहिए। एक पढ़ाई के साथ खेल कूद भी बड़ा आवश्यक है, जो हम महसूस करते हैं, जाते हैं बच्चे लोग को अवार्ड देते हैं। आज लाखों लोग को अवार्ड मैंने पूरे बिहार में जाके दिया है स्कूल कॉलेज में। तो मुझे लगता है कि ये भी पहल जो है इन सरकार को या समाज के लोग को मिलकर करना चाहिए। जी बिल्कुल, शिक्षा के साथ साथ खेल कूद का भी उतना ही महत्व है। और आज के दिन की बात करें तो कई राज्यों में और हर देश में कह सकते हैं कि खेल कूद के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों और खेल कूद में भी आगे बढ़ें। बिल्कुल आनंद झा जी, कई सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है आपके कार्य के लिए। बिल्कुल, आप इतने वर्षों से, लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं, इसलिए आपको कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, कई खास कार्य आपने किए हैं। इसके साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य में योजना ये है कि एक ऐसा अस्पताल पूरे भारत में नहीं है जहाँ पे आयुर्वेदिक है वहाँ एलोपैथ नहीं, एलोपैथ है होम्योपैथ नहीं। जी, हमारी एक मंशा है कि आज के लोगों में डायबिटीज, गैस्ट्रिक, जी, कैंसर, टीबी, ऐसे कई बीमारियां हैं जो स्वास्थ्य विभाग एक अच्छे समझ नहीं रही सलूशन क्या निकलना चाहिए। तो हमारा मानना है कि हम अपनी संस्था की ओर से एक ऐसा अस्पताल बनाएं कि पूरे विश्व में ऐसा अस्पताल ही ना हो जहां आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक तीनों डिपार्टमेंट हमारे साथ में है। एक छत के नीचे हो, एक छत के नीचे हो, जिसको जो सूट करे वो इलाज वहाँ करा ले, सस्ते में कराए और उसको ये लगे कि आगे लोग को संदेश दे कि जो काम लाखों में हो रहा है वो हजारों में खर्च में हो जाए काम। यही मेरी तमन्ना है कि वो सेवा है, इस सेवा हो जाए तो मेरा समझिए कि ज़िंदगी सफल हो जाए। अंदर से मेरी वही तमन्ना है कि एक अस्पताल बने, यूनिक अस्पताल बने और आम आदमी भी आ सके, पैसा वाला, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तीनों के लोग आएँ और देखें कि हमारा इलाज यहाँ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल आनंद झा जी, जैसी आपकी सोच है समाज के लिए एक सकारात्मक और कुछ कर गुजरने की, उनको सारी सुविधाएं देने की, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप हमेशा ऐसे ही समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करें। लेकिन अगर बात करें कि समाज के हर वर्ग की, समाज की कुरीतियों की, समाज में व्याप्त कुछ कुप्रथाएं जो आज भी व्याप्त हैं, तो इन सभी में विशेषतर आप किस क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं? हम चाहेंगे कि इसमें जाति धर्म पहले खत्म हो जाना चाहिए। इंसान है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप में इंसानियत कितना परसेंट हो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जाति जब तक रहेगी कि हम हिंदू हैं तो मुसलमान से बात ना करें, मुसलमान और सिख से बात ना करें, ये प्रथा हटनी चाहिए। बिल्कुल, इंसान की सोच जो है ना वो ही महत्वपूर्ण देखता है कि इंसान की सोच क्या है, और सोच अगर अच्छा है तो धर्म अपने आप एक अलग रास्ता। धर्म कभी भी विच्छेद नहीं करता, हम लोग सोच के कारण विच्छेद होते हैं। तो हम मानते हैं कि हम लोग तो ऐसे जगह पे पड़े हुए हैं कि सब धर्म के लोग, आपने बताया बड़ा अच्छा बात की, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, अब बताइए ब्राह्मण के एक ऐसे पुरुष जो बिहार में जन्म लिए और देश नहीं विदेश में अपना एक शौचालय के माध्यम से, शौचालय के 1968 में उन्होंने चालू किया, आज 2022 हो रहा है और वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और हरिजन को ही रखा उन्होंने, उसका हरिजन सेवक संघ नाम पड़ा जिसका मैं मेंबर हूँ जी। सुलभ एक मंदिर है, हम ये मानते हैं, सुलभ एक मंदिर है, हम उसके पुजारी हैं। और बिंदेश्वर पाठक ने करके जो दिखाया है पूरे विश्व के लिए, बिहार का नाम इतना गौरवान्वित किया उन्होंने कि हमारे लिए तो आइडियल है ही। हम उनको नमन करते हैं कि ऐसा कार्य उन्होंने सोचा कि देश नहीं विदेश में आज 7 लाख आदमी काम कर रहे हैं उनके अंदर में। पूरे भारत में एक दाल रोटी एक सिंगल मैन के दिमाग से चल रहा है। सुलभ के ऑफिस दिल्ली में है, आप जाएंगे तो देखेंगे कि सुलभ टॉयलेट का एक अलग म्यूजियम बना हुआ है वहाँ पे। देश विदेश से लोग देखने आते हैं कि पाठक साहब का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ सीखने को मुझे बिहार में कम सीखने को नहीं है। यहाँ गौतम बुद्धा हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए, उनके आदर्श को सीखो ना तो बहुत बड़ी बात समझ में आती है। और युवा पीढ़ी को मेन है कि साहित्य, कहते हैं कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, आदित्य का मतलब सूरज, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो साहित्यकारों को, यहाँ के युवा पीढ़ियों को करना चाहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान को
जी मुझे क्या होगा पता नहीं, आपका क्या होगा पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको याद करें, इसलिए आपके हम लक्ष्य अक्सर कहते कदमों हैं, पर चलें। युवाओं को कहते हैं कि ये बात दूसरी है मैं कहीं हूँ तू कहीं है, ये बात दूसरी है मैं कहीं हूँ तू कहीं है, दुनिया तुम्हारी मेरी लेकिन जुदा नहीं है। ये बात दूसरी है मैं कहीं हूँ तू कहीं है, दुनिया तुम्हारी मेरी लेकिन जुदा नहीं है। क्या है वक्त का भरोसा जाने कब किसे मिला दे, जी क्या है वक्त का भरोसा जाने कब किसे मिला दे, होगा हम पे भी मेहरबा मुझे जाने की वे की है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, आपकी एक जब हम किसी कार्य को करते हैं ना, कई उतार चढ़ाव आते हैं हमारे रास्ते में। कई बार ऐसा लगता है कि इस कार्य से अब पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष मिलते हैं जो उस कार्य में हमें आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा साथ भी देते हैं और हम एक मुकाम तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल आनंद जी, आपका एक बड़ा संगठन है, एक बड़ा समुदाय है जो मिलकर समाज के लिए कार्य करता है। अगर आज के किसी एक खास वर्ग की बात करें, किसी एक ज़रूरतमंद की बात करें, जिन्हें या तो शिक्षा की ज़रूरत है, या शादी की ज़रूरत है, या नौकरी की ज़रूरत है, या बीमारी के इलाज की ज़रूरत है, और वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो किस प्रकार आप तक पहुंचें और अपनी खुद मदद ले पाएँ? संस्था तो बिहार में लाखों एनजीओ है, काम कर रही है, हर जगह अपना अपना प्रयास है, लेकिन जो मुझे भाषण में जानते हैं, जहाँ मैं स्पीच देता हूँ, किसी प्रोग्राम में जाता हूँ। अभी आप पटना में एक मोहल्ला है जहाँ पे एक लड़की की शादी हुई, शादी के बाद उसके पिताजी मर गए, उसकी माँ मर गई, उसके भाई मर गए। ससुराल वाला ऐसा था कि लड़की कभी मायके नहीं जाने दिया। तो एक जब कभी भाषण दे रहा था कहीं पे, तो लड़की के भाई ने कहा कि सर एक काम है आपसे, बताइए। मेरी बहन है और ससुराल वाले आने नहीं देना चाहते हैं, ऊपर तल्ले से कभी 18 साल से नीचे नहीं आई शादी के बाद से। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी उस महिला के लिए है। मैंने कहा कि सोचा पहले एक बार, तो मुझे खुद लगा कि मैं इसके क्या करूंगा। 18 साल बहुत बड़ा, यह तो गुंडा होगा वो आदमी, या बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी होगा जो कोई कुछ समाज से भी पड़े है। मैंने वही कहा कि आप उनका नंबर लिख के दीजिए, नाम लिख के दीजिए, 72 घंटा में आपकी बहन नहीं छूट गई तो मेरा बेकार समाज सेवा का नाम बेकार हो जाएगा। और उसको फिर मैंने फ़ोन किया, समझा दिया कि 72 घंटा उसके भाई को समय दिया, 24 घंटा के अंदर भाई, अगर कल रक्षाबंधन है, अगर भाई बहन से नहीं मिल पाया तो शायद तुम अपना चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाओगे। तो ये हमारा कोशिश होता है कि किसी को किसी से मिला देना। जी बिल्कुल, हाँ, जहाँ जो कमी है जी, उस कमी को पूरा करना और वहाँ तक पहुँच पाना, ये बहुत बड़ी बात है कि समाज में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। चलते चलते आनंद झा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे दर्शक युवा हों या किसी भी उम्र के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जात के हों, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हम युवा पीढ़ी को कहते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। क्या खूब, बहुत अच्छा लगा आनंद झा जी आप हमारे कार्यक्रम में आए और अब इतनी सारी बातें, इतनी सारी विषयों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों, आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा? कागज़ और कलम उठाइए और ज़रूर लिखिए, क्योंकि हमें रहता है आपके खतों का इंतज़ार। जी हाँ, आपके सुझाव, आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com।